ये कहानी है कजलीगढ़ नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे, लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां पंछी भी पर मारने से डरते थे। वो था गांव का पुराना बिजली घर। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया और अब ये बिजली भी चली गई। कबीर, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया एक युवा इंजीनियर था, तभी उसे बाहर से कुछ लोगों के बोलने हंसने की आवाजें सुनाई दी। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। कबीर उन लोगों के पास गया। भीम काका, ये रोज का क्या झंझट है? शाम होते ही पूरे गांव की बिजली गुल हो जाती है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा कबीर, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने बिजली घर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। कबीर की बात सुनते ही वहां बैठे आगी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो, उस पुराने बिजली घर की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस बावड़ी के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। कबीर वहां से पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम न करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। कबीर ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। कबीर उठा, उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, सिवाय दूर जलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। कबीर हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। कबीर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। कबीर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी न बची हो। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सरकारी कमरा है? साहब, माफ़ करना, मेरा नाम गौतम है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें तेज़ बुखार है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयाँ होंगी, कृपया मेरे साथ चलिए। कबीर को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर
उसका दिल पसीज गया। उसे भीम काका की बातें याद आईं, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो गौतम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूँ। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहाँ वो पुरानी बावड़ी है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम है। कबीर अंदर जाकर कुछ दवाइयाँ ली और गौतम के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थी। गौतम आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, गौतम के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कबीर को अपनी भारी चप्पल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर गौतम जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने बिजली घर वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। गौतम, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहाँ रहते नहीं हैं। हम वहाँ बंधे हुए हैं बरसों से। उस बावड़ी ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक कबीर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार। आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। गौतम, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। कबीर ने सामने देखा। एक पुराना मकान दिखाई दे रहा था। मकान के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। कबीर जैसे ही उस मकान के आंगन में पहुंचा, उसे एक बहुत तेज सड़न की बदबू आई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से वहां मरकर सड़ रही हो। साहब, अंदर चलिए। माँ अंदर इंतज़ार कर रही है। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइएगा मत। वो बस हमारी मजबूरी है। कबीर का मन कह रहा था कि यहाँ से भाग जाए, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अंदर का नजारा देखकर कबीर के हाथ पैर कांप गए। कमरे के कोने में, जहां मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमा थी, एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी हुई थी। खाट पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। गौतम, गौतम, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं आया। गौतम, जो अभी तक कबीर के ठीक बगल में खड़ा था, अब गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी हुई उस आकृति में हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक अत्यंत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें धांसी हुई थीं और रंगत बिल्कुल राख जैसी थी। उसने अपनी सूखी और पीली आंखें खोली और सीधे कबीर की ओर देखा। आगे बेटा, गौतम कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? कबीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, गौतम ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। उन्हें बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो देखो बाहर उस खंभे को।
वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंभा जो गौतम के मकान के बाहर गिरा था अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर गौतम की परछाई दिखाई दी, पर गौतम वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। तो तुम लोग मर चुके हो? गौतम, मुझे जाने दो। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंभा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी माँ को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंभे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। कबीर समझ गया कि गौतम उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहाँ लाया है। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक कबीर को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। मुझे छोड़ दो। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। कबीर ने देखा कि गौतम का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कबीर की सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। वह कमरे के एक कोने में दुबक गया था। गौतम का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, कबीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। गौतम, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? कबीर की बात सुनकर गौतम का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए दर्द की चमक दिखाई दी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसी कठोर हो गई। घर की दीवारों से अब गीली मिट्टी झड़ने लगी थी और खिड़कियों के बाहर वही नीली बिजली अब और तेज कड़क रही थी। साहब, यहाँ कोई बेगुनाह नहीं है। खामोश रहना भी एक जुर्म है। जब मेरा दम घुट रहा था तब सब अपने घरों में दिए जलाकर बैठे थे। आज तुम्हें उस बिजली को महसूस करना होगा जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। मुझे भागना होगा यहाँ से दूर, गांव की तरफ। अगर मैं उस बावड़ी के पास पहुंच गया तो शायद गांव वाले मुझे देख लें। कबीर ने मौका देखा और बिना सोचे समझे गौतम के बगल से बाहर की ओर भागा। मुझे भागना होगा यहाँ से दूर। कबीर बारिश और कीचड़ में फिसलते हुए भाग रहा था। पीछे से उसे गौतम की डरावनी हंसी और उस बूढ़ी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो पगडंडी अब किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। कबीर जितनी तेज भागता उसे ऐसा लगता कि वह वापस उसी पुराने मकान के सामने आ गया है। तभी भागते भागते वो उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंचा जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। बावड़ी गहरी और काली थी और उसके चारों ओर वही पुराने बिजली के तार लिपटे हुए थे। कबीर रुक गया। बावड़ी के अंदर से पानी नहीं बल्कि काले धुएं जैसा कुछ उबल रहा था। कबीर, रुको मत, हमारे पास आओ। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई अंधेरा नहीं। बावड़ी से आती उन शैतानी आवाजों ने कबीर के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था और बावड़ी से निकलता काला धुआं जैसे उसके पैरों से लिपटकर उसे अपनी ओर खींच रहा था। शांति, हाँ, मुझे बस थोड़ी देर सोना है। मैं बहुत थक गया हूँ। कोई आवाज नहीं, कोई अंधेरा नहीं। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ा दिया।
पलक झपकते ही वह उस अथाह और अंधेरी बावड़ी में समा गया। एक भारी छपाक की आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। बाहर खंभे पर कड़कती नीली बिजली अचानक बुझ गई। अगली सुबह कजलीगढ़ गांव में सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। रात का तूफान थम चुका था। गांव वालों को पता चल चुका था कि शहर से आया इंजीनियर रात भर अपने कमरे में नहीं था। उसका दरवाजा खुला पड़ा था। मैंने कहा था, मैंने उस लड़के को समझाया था कि वो मौत का दरवाजा है। इस बावड़ी ने, इस गांव के अंधेरे ने एक और बलि ले ली। उस दिन के बाद कजलीगढ़ गांव में किसी ने भी शाम ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। और गांव वाले कहते हैं कि अब उस सुनसान पगडंडी पर 2 नहीं बल्कि 3 परछाइयां घूमती हैं, एक नए शिकार की तलाश में।